नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के आरा जिला के साफूर थाना क्षेत्र में बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर पूरा भारत को झकझोर कर रख दिया है। ये इनकाउंटर कोई क्रिमिनल का नहीं हुआ है। भरत भूषण तिवारी कितने बड़े क्रिमिनल थे, उन पर कितना मर्डर केस चल रहा था, ये पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। उन पर आरोप ये था कि गंगा नदी, जब बरसात में गंगा का पानी उफान पे रहता है तो जवनिया गांव बिहार में ही पड़ता है, वो कट करके पूरा गांव जो है वो खत्म हो रहा था। पिछले साल आप देख रहे होंगे पूरा सोशल मीडिया में जवनिया गांव जो है वो वायरल था। क्यों वायरल था? तो वहां बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ा बड़ा स्कूल, जितने भी घर थे सब गंगा में विलय हो रहा था, विसर्जित हो रहे थे, ढह रहे थे। और वही वहां के गरीब, वहां के पिछड़े, जो वहां के दलित थे, उनको बसाया गया था। जहां बिलौटी गांव के 2 किलोमीटर के एरिया में, उसी एरिया में जो भरत भूषण तिवारी थे वो उनके खिलाफ, मतलब कि उनका आवाज बन रहे थे। भरत भूषण तिवारी का कहना था कि जवनिया गांव के विस्थापित जिनको बसाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बाढ़ से निकाल करके फिर से बाढ़ में ही समाया जाए। जहां उनको बसाया जा रहा है वहां 8 फीट 10 फीट तक पानी आ जाता है बरसात में। सरकार से उनका डिमांड था कि कम से कम वहां पूरा का पूरा मिट्टी का भराई हो, उसके बाद फिर लोगों को बसाया जाए। वहां का रोड जो है वो 8-8 7-7 फीट पानी आ जाता है। लोग जो है वो झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर थे। लोगों के पास अस्थायी जगह मिला हुआ था जिसका आवाज वो बनना चाह रहे थे। और हमेशा से भरत भूषण तिवारी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, चाहे गरीब के खिलाफ, हमेशा से आवाज उठाते आ रहे थे। बस आरोप उन पर इतना ही था। 16 जून को उनके घर में पुलिस जाती है और उनका आरोप इतना है कि वो पुलिस पर पिस्टल तान देते हैं और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर रन करने लगता है। उसके बाद 17 जून को फिर से पुलिस जाती है और एक वीडियो और वो बनाते हैं जिसमें एक हाथ में वीडियो बनाते हैं और दूसरा हाथ में पिस्टल ताने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो हमेशा कह रहे हैं कि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे कि आखिर जवनिया गांव के लोगों को कैसे बसाया जाए, सरकार की नजर उन पर क्यों नहीं है। और सही है, सरकार जो बनी हुई है, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादा करता है, सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे होते हैं। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बड़ा बड़ा वादा करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतती है वैसे ही सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों जो है वो गुमनाम हो जाती है। ये भारत का चुनाव जो है, ये ऐसा ट्रेंड कम से कम 70 सालों से चल रहा है। मतलब आजादी के बाद जब भी चुनाव हुए तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ही किए। पहले तो एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं जिसमें बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता उसमें लुभा जाती है और फिर चुनाव खत्म, वादा खत्म। अब सवाल ये उठता है कि भरत भूषण तिवारी अगर सिस्टम से लड़ रहे थे तो उनका, अगर वो गुनाह किए थे कि पिस्टल रखे हुए थे, ये अपराध है पिस्टल रखना, तो उनको जेल होना चाहिए था। उनको कानूनी तरीके से उन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए था। क्या कानून पुलिस ही है? जज, वकील सब पुलिस ही बन चुकी है? क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ये समानता का अधिकार का हनन नहीं है? फंडामेंटल राइट कहां बचा हुआ है? कौन कह सकता है कि अब फंडामेंटल राइट इंडिया में है? कोई जवाब दे सकता है इसका? अगर ऐसे बेरोजगारी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, उसका आवाज दबा दिया जाता है। क्या भारत में बेरोजगारी नहीं है? क्या भारत में भूखमरी नहीं है? क्या भारत के लोग गरीब नहीं है? क्या भारत में लोग जो है वो परेशान नहीं है? भारत का आधा आबादी जो है सिस्टम से लड़ रहा है, उनकी आवाज कोई नहीं बन रहा है। और अगर कोई बनना भी चाहता है तो आज सोशल मीडिया के जमाना में उसको निपटा दिया जाता है। भरत भूषण तिवारी इसका जीता जागता उदाहरण है। अब समझिए, भरत भूषण तिवारी जी आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार बर्बाद कैसे हुआ उसको समझिए। भरत भूषण तिवारी के पिताजी काशीनाथ तिवारी पर भी आरोप लगा कि ये प्रोटेक्शन दे रहे थे भरत भूषण तिवारी को, और इनके छोटे भाई चंदन तिवारी पर भी आरोप है कि ये भी प्रोटेक्शन दे रहे थे। मतलब कि दोनों के खिलाफ एफआईआर हो गया है। अब एक तो समाज सेवी बेटा खोए हैं काशीनाथ तिवारी, और दूसरा में अब एफआईआर हुआ, अब वो दोनों को जेल जाना होगा।
अब बात यह है कि क्या भरत भूषण तिवारी कोई मर्डर किए थे, पिस्टल रखे थे, तो क्या उनको इनकाउंटर होना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताएं। अब सरकार से मेरा सवाल है कि सरकार, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे सेंटर में मोदी सरकार हो, क्या रोजगार के लिए आप लोगों के पास कोई एक स्ट्रेटजी, एक प्लान है? लोगों को रोजगार आप कैसे दीजिएगा, उसके लिए कितना वक्त चाहिए आपको, कि ये भी कोई प्लानिंग हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो वो कब तक एग्जीक्यूट होगा? क्या 2 जनरेशन 3 जनरेशन बूढ़ा हो जाएगा तब आप प्लान कीजिएगा, या फिर लोग जैसे मार काट करके किसी तरह से दाल रोटी चला रहे हैं वैसे ही चलाते 1 जनरेशन 2 जनरेशन पार हो जाएगा? सरकार का बहुत सारा ऐसा नियम है जो मतलब कि बिल्कुल गलत है। अगर आप रोड में देखिएगा तो रोड में वीआईपी सुविधा दिया जाता है किनको? जो टैक्स नहीं पे करते हैं, जनता टैक्स पे करती है, उनसे टोल टैक्स लिया जाता है, और जो टैक्स नहीं देते, ये जो नेता हैं, उनसे वीवीआईपी सुविधा बिना टोल टैक्स के पार होते हैं। उनको कैंटीन का सुविधा है, उनको डीए टीए सब कुछ मिल रहा है। काम क्या कर रहे हैं अपना क्षेत्र में, इसका हिसाब लेने वाला कौन है, और वो हिसाब मिलता भी है या नहीं, इसका कौन देख रेख कर रहा है? अगर आप देखिएगा तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो 3 प्लेयर में बटा हुआ है। पंचायती राज में, अगर शहर में देखें तो म्युनिसिपैलिटीज काम करती है, और अगर आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट है सेकेंड लेयर पे, और फर्स्ट में है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी काम करती है। एमपी का 5 करोड़ का फंड आता है साल का, वो कहां जाता है उसका कोई था पता नहीं है। एमएलए का करोड़ों में फंडिंग होता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहां जा रहा है। और फिर मुखिया का फंडिंग का कोई ये नहीं है। सवाल ये है कि आज आम जनता को अगर एक प्रधानमंत्री आवास लेना है तो उसको घूस देना पड़ता है। अगर एक साइन करवाना है एक कागज में, चाहे वो जमीन का खतियान में साइन करवाना हो, आवासीय बनाना हो, चाहे किसी भी तरह का सरकारी काम करवाना हो, पैसा देना पड़ता है। आखिर सिस्टम कब सुधरेगा? क्या देश के नेता के पास इच्छा शक्ति नहीं है बेरोजगारी हटाने का, भुखमरी हटाने का, लोगों को रोजगार देने का, और जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उनको एक कानूनी कार्रवाई के तहत हटाने का क्या इनके पास कोई रोड मैप नहीं है? बस केवल तो केवल चुनाव में प्रलोभन दिया जाता है। आज हमारा सवाल यही है। आपका इस पर क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।